क्रिकेट की तरह है राजनीति। अगर आप एक बॉल खेलोगे, एक रन बनाओगे, तो जहां पार्टी के खाते में जागे, आपके खाते में भी जागे। आप एक कैच छोड़ोगे, पार्टी को नुकसान होगा तो आपको भी होगा। देखिए, टिकट तो कोई और मांग नहीं रहा था। संजीव से सारे डर रहे थे। एक अकस्मात नेता थे। ही इज एन एक्सीडेंटल लीडर, नॉट ए पब्लिक लीडर। समाजवादी पार्टी पश्चिम में भी बहुत मजबूत है, बशर्ते कि हम वोट डलवा जाए और एक रह के चुनाव लड़ जाए। ये लड़ाई कमेरे लुटेरों के बीच। जयंत जी के आवास पर बैठ करके 1.5 घंटा बात हुई। फिर बाद में पता लगा कि ये तो भाजपा में चले गए। वो समय ऐसा था जब हमारे साथी विचलित हुए। द न्यूज़ कॉर्नर के ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे साथ जो अहम शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं वो नवनिर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुजफ्फरनगर से जनाब हरिंदर मलिक साहब हैं। 2004 में मुनव्वर हसन यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और उसके बाद से ही लगातार जो है ये सीट बीजेपी या फिर आरएलडी के खाते में रही है। आज जनाब हरिंदर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जीत में क्या अहम रोल रहा, किन लोगों का क्या फैक्टर रहे? हरिंदर साहब, आप इस जीत के मुस्तहिक थे, जिस तरह से पूरा एक समीकरण बना है। क्या आपको लगा कि मुजफ्फरनगर सीट से आपकी जो है वो दावेदारी पेश की जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी भी उसकी मुखालफत नहीं करेगी, या फिर किस तरह के समीकरण बन रहे थे? क्योंकि आपके सामने जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी के बहुत मजबूत और कैबिनेट मिनिस्टर थे। देखिए, जो भी आदमी के चुनाव लड़ता है उसे जीत की आशा रहती है। मेरे सामने 98 का चुनाव का उदाहरण था। 98 मात्र में 18,000 से भारत है, 18,000 के आसपास। और तब पार्टी के एक बड़े नेता ने चुनाव हरवा दिया था। सरधना में हम हार गए थे। उस समय पार्टी इतना मजबूत भी नहीं थी जितनी अब आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में अब आकर के मजबूत हुई है। ये नेताजी के समय में मजबूत होगी थी और अभी मजबूत है पार्टी। हम लोग 40-47 साल से राजनीति में हैं। मुझे हंसी आती है जब लोग मेरे सवाल करते हैं, आप जैसे विद्वान साथी, एक बड़ा राजनेता आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, मजबूत था। और भाई, राजनीतिक आदमी जिसकी साथ जनता वो मजबूत है, जिसकी साथ जनता नहीं वो कमज़ोर है। और देखो, वो एक अकस्मात नेता थे। ही इज एन एक्सीडेंटल लीडर, नॉट ए पब्लिक लीडर। बिकॉज 13 में दंगा हुआ और 14 में ये उसकी लाश के ढेर पर पैर रख करके पार्लियामेंट चले गए। हम लोग सड़क पर छित कर के आए हैं। हम 78 में तिहाड़ जेल काट आए थे और उसके बाद लगातार हम लोग संघर्ष में रहे। तो हमें संघर्ष के साथियों पर विश्वास था कि संघर्ष के साथी हमारा साथ देंगे। और जो पार्टी का कोर वोटर था, कमेरा, हम लोगों ने शुरू से ही देखा कि लड़ाई कमेरे लुटेरों के बीच थी। हमने जाति धर्म से ऊपर चुनाव को जैसा पार्टी का निर्देश था वैसा किया। वोट पार्टी के थे। मेरा और मेरे साथियों का काम था वोट को इकट्ठा करना। जो पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते वही तो वोट देगा ना, और उसी ने वोट दिया। तो समाजवादी पार्टी पश्चिम में भी बहुत मजबूत है, बशर्ते कि हम वोट डलवा जाए और एक रह के चुनाव लड़ जाए। आपने जो बात कही एक रह के चुनाव लड़ें, तो जो अंदर खाने बात सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं पार्टी में जो है आपसी मनमुटाव भी कई लोगों में था। जब आपका टिकट फाइनल हुआ है उसको लेकर भी बहुत सी चीज़ें कि पार्टी के अंदर खाने ही कई लोग ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि मतलब आप वहाँ से लड़ें, या फिर वो अपने लिए टिकट की मांग भी कर रहे थे। तो ये चीज़ें भी देखने में सामने आई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोगों ने आपकी जीत और बड़ी हो सकती थी। वो वोट वहीं से, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां से आपको कम मिले। तो पार्टी के उन लोगों से क्या आपकी निराशा है, या फिर आप उनसे क्या कहेंगे, या पार्टी हाईकमान को इसके लिए क्या आप एक अपील करना चाहते हैं? देखिए, टिकट तो कोई और मांग नहीं रहा था। संजीव से सारे डर रहे थे। आज संजीव द्वारा प्रायोजित कुछ नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि मैं चुनाव ना लड़ूं, परंतु
समाजवादी पार्टी को जो हम भी नहीं सोच पाए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व 10 जगह सर्वे कराते हैं, 20 लोगों से पूछते हैं और तब जा कर के मन बनाते हैं। मैंने पहले भी कहा, आप भी कह रहा, गलत फहमी किसी को हो जा, वोट पार्टी के हैं, पार्टी की वोट पार्टी के नेता के नाम पर होती है। इनका जो पिछला कार्यकाल रहा, लोग उसे याद करते हैं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में मंडी में 3500 वोट मिले, एक मुसलमान नहीं रहता वहाँ, जाट भी 200-250 ही होंगे मुश्किल से, तो 3500 वोट वैश्य समाज नहीं तो गिरे। मुझे इन टोटल शहर में वैश्य समाज के 5 से 10 हज़ार के बीच वोट मिले होंगे, तो मुझे नहीं मिले वो वोट, वे अखिलेश यादव जी की नीतियों को मिले। चूँकि वैश्य समाज जो व्यापार करता है वो जीएसटी के नोटिसों से बहुत दुखी था। फिर जो बीजेपी के लोग थे वो हर व्यापार में हिस्सा मांगते थे, वो जानते हैं हम किसी को परेशान नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने पार्टी को वोट दिया। किसी ने प्रयास किया होगा, मैं नाम लेकर किसी का कद बड़ा नहीं करता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिन्होंने किया है वो शायद ये भूल गए कि जो कोर वोटर है ये भावनाओं से चलता है, उसकी भावनाएं अखिलेश जी में है, तो जो अखिलेश जी की पार्टी के खिलाफ वोट करता उसे वो वोट कभी नहीं करेगा। भाई राजनीति में क्रिकेट की तरह है राजनीति, अगर आप एक बॉल खेलोगे, एक रन बनाओगे, तो जहां पार्टी के खाते में जागे आपके खाते में भी जागे। आप एक कैच छोड़ोगे, पार्टी को नुकसान होगा तो आपको भी होगा, तो नुकसान तो सबको होगा। लेकिन लोकदल से भी आपका कोई ऐसा मनमुटाव नहीं रहा? पहले भी लोकदल की जो नीतियां हैं उसके साथ रहे, चाहे वो चौधरी साहब हों, अजीत जी हों, और समाजवादी के भी करीब रहे। क्या समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन नहीं हो पाया, एक बड़ी वजह यह भी थी, या फिर आप आरएलडी से पहले चाहते थे टिकट अगर मिल जाता, वहाँ की सीट उनको मिलती, तो वो फिर आरएलडी के टिकट पे लड़ते? कुछ ऐसा क्या समीकरण बना उसे? ऐसा कुछ नहीं था, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा। आरएलडी का समझौता हुआ आदरणीय अखिलेश जी का और आदरणीय जयंत जी का बैठ करके। मुझे शाम को कॉल आया कि आपको बुला रहे हैं। हमने रात की ट्रेन पकड़ी हरिद्वार से और मैं गया। मैं जानता हूँ कि मैंने नेताजी के साथ भी काम किया, परंतु ये भी जानना मैंडेटरी है कि बॉस इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी हैं, तो वो हमारे लिए उतने ही सम्मानित हैं जितने कभी आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, आदरणीय अजीत सिंह जी थे, आदरणीय चौथ साहब थे। वहाँ जाके मेरे सामने एक बात आई है कि आप इनसे बात कर लो, ये आपसे बात करना चाहा। हमने कहा जी कर लेंगे। फिर इन्होंने ये कह दिया कि मैं बात अपने घर पर करूँगा, इन्हें बुला के मलिक साहब को। अगले दिन उनके बहनोई और सुनील रोहटा के घर पे बैठ करके 3.5 घंटे बात हुई। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मेरे से और पंकज से, दोनों से बात करेंगे। सब मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पर लड़ लो। हमने कहा जी आपके सिंबल पर कैसे लड़ लूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। राजनीति विश्वास पर चलती है। अगर मेरे पिताजी मुझे प्रॉपर्टी ना देते तो मैं उनकी पंचायत कर सकूँ, तो अदालत में जा सकूँ, तो दाद दिलाई को बांट दो। और नेता टिकट ना दे तो कहाँ पंचायत करूँगा, कौन सी अदालत में जाऊँगा। भाई मैं नहीं वो काम करने का, मैं विश्वास नहीं तोड़ने का। उस आदमी ने मेरे पे विश्वास किया और मैंने उन्हें हंस के कहा, मैं बॉस इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। If you feel any problem any time, kindly see rule number 1, that is boss and see rule number 2, that is boss is always right। तो फिर ये तय हुआ कि अच्छा कल जयंत चौधरी के साथ बैठेंगे। हमने शिकायत भी की, भाई तुम्हारे लोग कह दें कि हमने 89 में वोट नहीं दिया। अगर हमने आपको वोट नहीं दिया था तो मुझे लगातार जनरल सेक्रेटरी क्यों रखा, मुझे 91 का, 93 का, 96 का टिकट क्यों दिया। अगर वोट नहीं दिया था तो हमें टिकट ना देते। मैं मंत्री क्यों नहीं बना। वो कहने रहे नहीं ये बकवास है सब, आप साथ रहे थे, सभी पश्चिम के लोग साथ रहे थे और सब ने वोट दिया था। मैं तो आपका नेता क्यों नहीं बयान देता है। अजीत सिंह जी कह देते थे जो इस तरह की बात कर, नहीं ये बकवास है, ये गलत बात है।
अगले दिन हम गए दिल्ली। जयंत जी के आवास पर बैठ कर के 1.5 घंटा बात हुई। मैं, शहजाद अख्तर, जयंत चौधरी जी और उनके बहनोई विक्रम सिंह साहब। उन्होंने कहा मैं चाहता था मेरी पार्टी से लड़ लो। मैंने आखिर में कहा जी जो आदरणीय अखिलेश जी का निर्देश होगा वो मुझे स्वीकार होगा, आप उनसे बात कर लो। अगर वो कहेंगे अब उनसे मेरी बात होगी तो मुझे, मैं जो भी उनका आदेश होगा उसका पालन करूँगा। पर एक डर लगे, क्या मगा जी अगर कल आप भाजपा में चले गए मैं कहाँ जाऊँगा, मत जाने का नहीं, मैं फिर चौड़े में खड़ा रह जाऊँगा। तो उन्होंने बोल्डली कहा मलिक जी कुछ भी हो सकता है पर ये नहीं हो सकता मैं भाजपा में चला जाऊँगा। अब भाई वो बात तो हंसी में कही गई थी। अब स्थिति ये रही कि फिर उसके बाद में इन्होंने कहा ठीक है मैं अखिलेश जी से बात कर ली और मैं आपकी परसों घोषणा कर दूँगा। हमारी अनुरोध फिर मेरा यही है, आपको हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से पूछना पड़ेगा। उसके बाद हम चले आए। देखो उन्होंने बड़े मुझे पानी पिलाया, कॉफ़ी पिलाई, या 2 बार पिलाई दिक्कत थी, मैं तो भूल गया भाई मैं, और कॉफ़ी के साथ बिस्किट नमकीन भी था। तो बड़ा अच्छे से उन्होंने व्यवहार किया। वैसे भी जयंत चौधरी व्यवहार कुशल है, सभ्य है। वहाँ से हम चले आए। फिर बाद में पता लगा कि ये तो भाजपा में चले गए। वो समय ऐसा था जब हमारे साथी विचलित हुए। खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुला करके पूछा अब किसा लड़ाओगे। मैंने हंस के कहा जी लोग मुझे रण छोड़ कहेंगे, अब ये छोड़ कर भाग गया, डर गया, लड़ूंगा मैं, नतीजा कुछ भी हो। और देखो भाई इसमें हार जीत कुछ नहीं होती। जनता ने अब मेरे पे विश्वास कर लिया, पहले 2 बार उस पर किया था विश्वास। अच्छा, एक बड़ी ये यूपी की सियासत की ये बड़ी बात कही जाती है और ये सच्चाई है कि जातिगत समीकरण यहाँ हमेशा काम करते हैं और पार्टियाँ भी उन्हीं समीकरणों के आधार पर टिकट का बंटवारा करती हैं और वोट भी कहीं ना कहीं उन मुद्दों पे होता है जातिगत समीकरण के आधार पे। मुजफ्फरनगर ये पूरी ये बेल्ट कहें हम, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत वाली, ये किसानों की बेल्ट है। गन्ना किसान और जाट एक बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। आपको क्या लगता है कि 2013 के दंगों के बाद जो एक माहौल ख़राब हुआ, हालांकि अजीज़ चौधरी ने बहुत कोशिशें बीच में की लेकिन वो पिछली बार हार गए संजीव बालियान से और 2 बार से बीजेपी के खाते में ये सीट रही, उस फैक्टर का कितना असर पड़ा, जातिगत समीकरणों का कितना असर पड़ा और 2024 में ये समीकरण काम क्यों नहीं किए या फिर इसकी क्या बड़ी वजह है? देखिए 2013 के दंगों में निष्पक्ष रहने की सज़ा हमें 2017 में मिल चुकी। 2017 में हमसे वो प्रभावित क्षेत्र का जाट इसलिए भाग गया था, हमें ये कहने लगे थे ये तो मुसलमान है, मुल्लाओं के साथ खड़े थे, जबकि ना हम हिंदू के साथ खड़े थे ना मुसलमान के साथ खड़े थे, हम इंसान के और इंसानियत के साथ खड़े थे। आज उस दिन जो हम कह रहे थे पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक और इमरान मसूद, वही बात आज सब कह रहे हैं। हम उस दिन कह रहे थे गलत है, ये लोग आज कह रहे हैं गलत हुआ। तो उसकी सज़ा हमें 17 मिल चुकी थी। हमने बताया ना ये चुनाव जाति पे नहीं लड़ा। ये सही है कि मैं जाट हूँ और मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं जाट हूँ, मैं फख्र करता हूँ कि मैं जाट हूँ। अब मैं अपने खून पर शक क्यों करूँ? परंतु हम सियासत जाति के आधार पर नहीं करते, हम वर्ग के आधार पर करते हैं। हम कमेरों के वकील हैं, कमेरों की लड़ाई लड़ते हैं। कमेरे में गरीब वैश्य भी है, अमीर वैश्य भी है, वो फैक्ट्री वाला भी है। आपके यहाँ कपड़े के मिल है, जो कपड़े का मिल मालिक सुबह उठ कर के जा कर के अपनी फैक्ट्री में बैठता है, रात के 12 बजे तक काम करता है, तो कमेरा हुआ नहीं हुआ? तो हम कमेरों के वकील हैं। हमने ये प्रयास किया इसे जाति से ऊपर उठा करके ले जाओ और जाति से ऊपर उठा करके लेगी इस आंदोलन को। हमने पूरा चुनाव एक आंदोलन के रूप में चलाया और कमेरे लुटेरों के बीच में, लुटेरे वे हैं जो भूमाफिया हैं, जो चरस बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, शराब बेचते हैं, सुल्फा बेचते हैं, सट्टा लगाते हैं, लोगों की ज़मीन पर कब्जा करते हैं
जो व्यापारी टैक्स नहीं देता, जीएसटी नहीं देता, वो 18% की चोरी करता है, दूसरे उद्योगपति को मार देता है। हमने उन लोगों से लुटेरे हुए थे जो पैसा वसूल करते हैं फैक्ट्रियों से, व्यापारियों से, तो उनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा और हम सफल रहे इसमें कि हमें 36 कौम का वोट मिला। मुझे मंडी से वोट मिल गया जहाँ एक जाट भी 200-250 रहे, ये सही है कि शहर के ज़्यादातर जाट मुझे मिला, परंतु वहाँ तो जाट भी नहीं रहते, उससे 10 गुना ज़्यादा वोट मिला जितना जाट वहाँ रहता है। पश्चिम में जिस तरह की इस बार हवा रही, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो आधार है वो कहीं खिसका है? आरएलडी अपना दोनों सीटें उस पर जीत उसने दर्ज की है, जाट अभी भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और साथ में समाजवादी की जो खोई हुई ज़मीन थी वो वापस आई है, क्योंकि इतना बढ़िया प्रदर्शन पहले ही जो फेज़ था उसकी जितनी सीटों पे चुनाव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा सीटें निकाली हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की जहाँ तक बात है, राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी है, मैं पार्टी का सम्मान करता हूँ, हम भी उसमें से आए हैं, और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक बट वृक्ष की 2 शाखाएं हैं। समाजवादी पार्टी अभी भी चरण सिंहवादी विचारधारा पर चल रही है, राष्ट्रीय लोकदल कभी कभी हट जाता है, कभी कभी उस पार्टी की तरफ चले जाते हैं जिसके बारे में चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि जिस दिन ये जनसंघ गांव में घुस जाएगी, या तो गांव वाले चले जाएंगे या जनसंघ को निकालना पड़ेगा। जो चरण सिंह मन से इनके खिलाफ थे, तो समाजवादी पार्टी अभी उसी आधार पर चल रही है। और जो बात आप कह रहे हैं, देखिए, हम लोगों ने यो देखा कि आप वर्ग की लड़ाई लड़ोगे, देखो, धर्मवाद को ख़त्म करेगा जातवाद, और जातवाद को ख़त्म करेगा धर्मवाद, और दोनों को ख़त्म कर देगा वर्गवाद। आप कमेरे की पीड़ा तो कहो, इकरा तो मुसलमान थी और मुसलमान गुजर थी, और इकरा हसन को खूब वोट मिला, हमारी भतीजी है, खूब वोट मिला, जाट का हर गांव में वोट मिला, और जब ये जाट वोट नहीं देते, खोजा फिर किसी और गिरण नहीं देते। हाँ, इनके यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं कि वोट कितना मिला, इतना में ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ठप्पा लगन दिया, तो इकरा को दिया सब जगह। तो समाजवादी पार्टी को सब स्वीकार करते हैं, जाट भी स्वीकार करता है, 36 कौम स्वीकार करता है। और भाई, मुझे तो इतना पता, देखो, माइनॉरिटी तो हम पे एतबार करती है। ये हमारा 17वां चुनाव था हमारे परिवार का, इससे पहले हम 16 चुनाव लड़ चुके एमएलए एमपी के, मैं, मेरा भाई और मेरा लड़का। 17वां चुनाव था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें माइनॉरिटी ने नकारा हो। अगर वोट कभी नहीं दिया तो केवल भाजपा को हराने के लिए कहा कि भाई अब देखो वोट नहीं दे पड़ेंगे, पर हम पे एतबार करते हैं। मेरे भाई 4 बार प्रमुख रहे हैं, 3-4 बार, और बीडीसी भी मुस्लिम गांव से बनते थे निर्विरोध। तो हमें तो माइनॉरिटी हम पे यकीन करती है, कमेरे सब यकीन करते हैं। जाट मुस्लिम समीकरण फिर से बन रहा है। नहीं, जाट और मुस्लिम नहीं यार, ये तो भाजपा की देन है, यही तो नाश हो जा। अरे कमेरे का लुटेरे का संघर्ष है, कमेरे की बात लेके चलो। आप काहे जाट और मुसलमान की बात करते हो? जो अगर हमारे में कोई लुटेरा है तो वो भी लुटेरा है, वर्गवाद की बात, वर्गवाद है। यहाँ तो हमने चुनाव पार्टी की नीतियों के अनुसार कमेरों के पक्ष में खड़ा किया, और कमेरों ने हमारा भरपूर समर्थन किया, चाहे इवन स्वच्छकार से लेकर स्वर्णकार तक हमारे साथ रहा, व्यापारी से लेकर के पत्थर तोड़ने वाले तक हर वर्ग का आदमी साथ रहा। किसानों का जो एक बड़ा मुद्दा, चाहे वो गन्ना किसान हो, उनकी फसल है, उसका समर्थन मूल्य को लेके हमेशा रहा है, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेके हमेशा रहा है। पश्चिम के कौन कौन से ऐसे मुद्दे? जहाँ तक एमएसपी की बात है, हमारे खून का आखिरी कतरा भी अब अगर कमेरे की लड़ाई लड़ने में जाएगा तो हमें फ़ख्र होगा। हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे, हम कमेरे के वकील हैं, किसान कमेरे वर्ग का है, किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। बुनकर की समस्या होगी उसको लड़ेंगे, रक्षा चलाने वाले की होगी उसको लड़ेंगे, पत्थर तोड़ने वाले की होगी उसके लड़ेंगे। और जो उद्योगपति है, अगर उस पर कोई लूटता होगा तो उस उद्योगपति के साथ खड़े होंगे। व्यापारी की लूट करेगा तो हम व्यापारी के साथ खड़े होंगे, हम लुटेरों के साथ नहीं है, कमेरों के साथ हैं। ठीक है, आपने कहा कि कमेरों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी जो एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है,
2013 में यहाँ दंगे हुए पश्चिम में, उसके बाद एक बड़ी खाई जो है वो हिंदू मुसलमान में देखी गई। इस खाई को 10 साल में पाटने की कोशिश भी की गई, बहुत हद तक हालात सुधरे भी। आने वाले वक्त में इस चीज़ को लेके, क्योंकि किसानों का एक मुद्दा और दूसरा हिंदू और मुसलमानों का भी एक मुद्दा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, उसको लेके पार्टी किस सतह पे काम करेगी? क्योंकि जब सरकार थी तो उस वक्त दंगे हुए और ये इल्ज़ाम आया समाजवादी पार्टी पे कि उन्होंने उस दंगे को उस तरह से नियंत्रित नहीं किया और इस मामले को इतना बढ़ जाने दिया। हालांकि इसमें और दूसरे फैक्टर भी हैं कि उसमें आग में घी का काम डालने का काम किया गया, लेकिन सरकार के तौर पर इल्ज़ामात लगे, उससे किस तरह से बाहर निकलेंगे और इन दोनों वर्गों को कैसे साथ लेके चलेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। 2013 में दंगे नहीं हुए, कत्ल हुए थे। दंगे वो होते हैं जब उधर से भी नारेबाजी कर करके भीड़ चलती है, उधर से भी चलती है। ये कुछ लोग थे जो ट्रॉली लेकर के आए, आप अगर जहाँ जहाँ हादसे हुए वो सारा हरियाणा की नकल पड़ते। हरियाणा में बयान राजकुमार सैनी ने दिया था कुरुक्षेत्र में, और तोड़ फोड़ हुई थी रोहतक में। यहाँ झगड़ा हुआ इसमें खतौली विधानसभा क्षेत्र में, और नुकसान हुआ पंकज मलिक के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ भूपेंद्र हुड्डा जाट नेता था, यहाँ पंकज मलिक जाट नेता था। और आप कुटबे से लेकर के चलो, कुटबा हड़ोली जो रास्ता जाता था, उसी रास्ते पर कत्ल होते चले गए। एक भीड़ थी। अब ज़्यादा कहेंगे तो दिक्कत हो जाती है, कुछ गांव के लोग भी लगे जो कत्ल करते चले गए। हम लोगों ने वो मंजर देखा है, हम गवा रहे हैं। और पंकज और इमरान मसूद दोनों सबसे ज़्यादा, दोनों के पास सबसे ज़्यादा फ़ोन आए, सबसे ज़्यादा दोनों ने उसमें दखल किया। आप असेंबली की तकरीर उठा करके देखिए पंकज की, तब आपको पता लग जाएगा। कौन कहता मैं हिंदू नहीं हूँ? कौन कहता ये मुस्लिम नहीं है? ये मुस्लिम है, इन्होंने मुझे बुलाया, प्यार से बुलाया। ये नहीं जानते थे कि मैं हिंदू हूँ, या मैं नहीं जानता था कि मैं मुसलमान के यहाँ जा रहा हूँ, या ये नहीं जानते थे कि मैं ये हिंदू को बुला रहे हो। एक हिंदू मुसलमान बताओ जिसने उस दौरान भी ब्याह शादी में चिट्ठी ना दी हो हिंदू ने मुसलमान को या मुसलमान ने हिंदू को? किसी ने अपना कामगार हटाया हो? एक हिंदू ने कोई मुसलमान नौकर हटाया हो, साजी हटाया हो? या एक मुसलमान ने कोई हिंदू नौकर हटाया हो, साजी हटाया हो अपना? ये सब फैब्रिकेटेड थे। और 2013 की मैं एक हंसी की बात बताऊँ, 23 दिसंबर को चौथ साहब का जन्मदिन होता है। हम चरण सिंहवादी लोग हैं, मैं हमेशा जन्मदिन मनाता हूँ चौथ साहब का, पुण्यतिथि मनाता हूँ और जन्मदिन भी। जन्मदिन को मैंने कहा, वहाँ लिख करके भेज दिया, भाई हम 23 तारीख का जन्मदिन मनाएंगे। डीएम का फ़ोन आया, एसएसपी का फ़ोन आया, साहब नाश हो जाएगा। अभी सितंबर में तो झगड़ा हुआ। मैंने कहा टाउन हॉल में मनाऊँगा, शहर के बीच में। 55% मुसलमान होगा, 45% हिंदू होगा, हिंदू नहीं जाट होगा। और अगर पत्ता खड़क गया तो कहने साहब बैठने का कैसे कैसे करोगे? सब मिलकर बैठेंगे। बड़ा जन्मदिन मना, जो उस मैदान की क्षमता है पूरा भर गया, और पत्ता नहीं खड़ गया। बाजार में कोई आए और बाजार में कोई गए, जनता में नहीं था। जनता पहले दिन से पछता रही थी, गलत हुआ। हमारे यहाँ श्यामली में दंगा हुआ, इसलिए कत्ल हुए श्यामली में कि पंकज एमएलए था, पंकज को बदनाम करना था, जाट लीडरशिप खत्म करनी थी, इसलिए दंगा करा गया था। रोहतक में दंगा इसलिए करा गया था कि भूपेंद्र हुड्डा को ख़त्म करना था। भाई साहब, हमारे जो गांव बसाए थे, शहर बसाए थे, हर वर्ग को बसाया गया था। एक गांव देखो आप, जिन्हें हमारी सोशल स्ट्रक्चर का पता नहीं, वे इस तरह की बात करते हैं नेता। आप लोग तो जानते हो, हर गांव में 45 या 55% का रेशो है, 45-55 का। या तो 55 किसान हैं, 45 उनसे जुड़े हुए हैं, या 55 मजदूर हैं, 45 किसान हैं। और किसी को तो रोजगार की दिक्कत नहीं थी अगर वो स्ट्रक्चर चलता, और किसी को आदमी की दिक्कत नहीं थी। नाई को पता है तुझे बाल काट रहे, इतना उस घर से मिलेगा, इतना उस घर से मिलेगा, इतना उस घर से मिलेगा। धोबी को पता था तो नाई तो टोढ़ना पड़ता था आदमी को, नाई को रोज ही तो टोढ़नी पड़ती थी। धोबी को पता कपड़े धोने फसलाना इतना मिलेगा। बढ़ई को पता था, लुहार को पता था। हमें मजदूर नहीं टोढ़ना पड़ता था। एक फार्मर के हिसाब में, किसान के हिसाब से बता रहा, हमें मजदूर नहीं टोढ़ना पड़ता था, उन्हें काम नहीं टोढ़ना पड़ता था। और ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया इन्होंने, उन लोगों ने तोड़ दिया जो पाकिस्तान कल्चर के लोग हैं, जो बाहर से आए थे और यहाँ करके सियासत पर काबिज हो गए। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत वो स्ट्रक्चर तोड़ दिया।
क्योंकि हम शहर की तरफ देखते ही नहीं थे। हर 20-30 गांव के बीच में एक कस्बा था, हम उससे उधार सामान लेते थे यार, और उधार सामान लेकर के अपना ना किराया लगता था ना कुछ, गए साइकिल पर सामान ले आए, बरसात के बाद फसल पर पैसे दे दिए, किसी को छोटा बड़ा आ गया, अच्छा बुरा आ गया, बिना पैसों बदल लाए। अब मॉल कल्चर आ रहे हैं, आप पैसे दिए बिना एक सामान नहीं ले सकते। अरे आप तो पैसे वाले हैं, गरीब का क्या होगा? हमारा तो सोशल स्ट्रक्चर खत्म कर दिया भाजपा ने। हम तो भगवान से जब प्रार्थना करते हैं सुबह, कहते हैं भगवान इसको भगाओ, गांव की संस्कृति को बचाओ। बहुत शुक्रिया हरिंदर मलिक जी। आज हमारे खास सेगमेंट शख्सियत में हमारे मेहमान थे हरिंदर मलिक, और इसी तरह से इस प्रोग्राम में हम और भी शख्सियत से बात करते रहेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। शुक्रिया।